हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ क्लाउड कैनवस। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स क्लास 9th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन एक्चुअली होता क्या है? तो कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज से आया है। लैटिन वर्ड है कम्युनिकेट, जिसका मीनिंग होता है टू शेयर, यानी कि आपस में किसी चीज़ को डिफाइन करना। और अगर हम एक सिंपल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन समझे तो वो होगी एनी वे टू कन्वे आर आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट। यानी कि अगर हम किसी भी तरीके से अपने आइडियाज़, फीलिंग्स, थॉट्स और इमोशंस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक शेयर करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो हम उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इम्पॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की, हम क्यों करते हैं? तो हम एक दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए करते हैं, यानी कि हम एक दूसरे से अपने आइडिया शेयर करने के लिए, परसुएशन के लिए, यानी कि किसी एक पर्सन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। यानी कि एक जो मदर होती है वो अपने चाइल्ड को परसुएट करती है ताकि वो और ज़्यादा मेहनत से काम करे, ताकि उसके एग्ज़ाम में और अच्छे नंबर आए। एक्सप्रेस फीलिंग्स, हम कम्युनिकेट करते हैं ताकि हमारी जो अंदर की फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस हो, यानी कि हम हैप्पी फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, वो दूसरे लोगों को पता चले। अब हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दो लोगों के बीच होता है, जो कि होता है गिविंग और रिसीविंग। जब मैं बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ और आप उसको रिसीव कर रहे हैं, यानी कि गिविंग एंड रिसीविंग। तो इसमें जो सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो होता है सेंडर। सेंडर होता है वो एलिमेंट जो किसी भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है रिसीवर, यानी कि जो एक्चुअली जो मैसेज रिसीवर सेंडर ने भेजा है वो रिसीवर रिसीव करता है। थर्ड आ जाता है वो होता है चैनल, यानी कि किस मीडियम के थ्रू सेंडर अपना मैसेज भेज रहा है। तो वो हो सकता है टेलीफोन, आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन, लेटर और एनीथिंग एल्स। तो जिस भी मीडियम के थ्रू सेंडर अपना जो आइडिया है, अपने थॉट्स है, वो रिसीवर को भेज रहा है, वो हो गया चैनल। और अब सबसे इम्पोर्टेंट, मैसेज जो यहाँ पे भेजा जा रहा है और उसको इनकोड और डिकोड किया जा रहा है। इनकोड यानी कि उसको इनकोडिंग की जा रही है उसकी, और डिकोड कौन कर रहा है? उसको रिसीवर कर रहा है। तो सबसे पहला सेंडर, उसके बाद रिसीवर, उसके बाद जो सेंडर रिसीवर को भेज रहा है, यानी कि आइडिया या फिर मैसेज, और वो आइडिया और मैसेज किसके थ्रू जा रहा है? वो होता है कम्युनिकेशन चैनल। इसमें एक और चीज़ आ सकती है, जैसे जिसको हम बोलते हैं फीडबैक। अब अगर सेंडर रिसीवर को कुछ बोल रहा है तो रिसीवर भी तो सेंडर को कुछ बोलेगा, तो वो जो इन्फॉर्मेशन रिसीवर सेंडर को वापस देगा हम उसे बोलते हैं फीडबैक, यानी कि एक्नॉलेजमेंट कि हाँ मुझे ये मैसेज मिल गया है, या फिर कोई और रिप्लाई देगा। सपोज़ हम इसमें दो फ्रेंड्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जो एक फ्रेंड है वो अपने दूसरे फ्रेंड से पूछ रहा है कि जो एग्ज़ाम है वो कब है। तो अब ये उसने फ़ोन पे पूछा है टेक्स्ट मैसेज करके। तो अब जो सेंडर है वो है फ्रेंड 1, जो कि अपने फ्रेंड 2 को एक मैसेज भेज रहा है, और उसका आइडिया क्या है कि टेस्ट कब है, और इसका चैनल क्या हो गया? मोबाइल फ़ोन या फिर राइटिंग हम कह सकते हैं। और रिसीवर फिर उसको सेंडर को बोलेगा कि टेस्ट कल है या फिर किसी भी XYZ डेट को है। तो ये हो गया हमारा फीडबैक। उसके बाद आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव को कौन कौन चेंज कर सकता है? कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव को बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट कर सकती है। लैंग्वेज, लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकता है। अगर दो लोग हैं, एक है इंडियन और एक है चाइनीज़ पर्सन, तो जो इंडियन पर्सन होगा वो हिंदी जानता होगा और इंग्लिश जानता होगा मैक्सिमम, और वहीं जो चाइनीज़ पर्सन होगा वो मैंडरीन चाइनीज़ जानता होगा। तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो हो ही नहीं पाएगा, यानी कि उसका पर्सपेक्टिव चेंज जाएगा और लैंग्वेज होगी वो एक एज अ बैरियर काम करेगी। नेक्स्ट आ जाता है विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन यानी कि किस तरीके से मेरा जो ब्रेन है आइज़ के थ्रू उसको देखता है। सपोज़ अगर किसी भी दीवार पे लिखा है कि डू नॉट पार्क योर कार हियर, और डू नॉट की जहाँ पे नॉट वर्ड लिखा था
वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, वहाँ पर गलती से किसी ने पेंट कर दिया, फिर कुछ भी हो गया जिसकी वजह से नोट नहीं दिख रहा है, तो डू पार्क हियर हो जाएगा और उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। यानी कि विजुअल परसेप्शन, यानी कि मेरे ब्रेन ने उसको किस तरीके से देखा, तो वो चेंज हो जाएगा और ये हमारी जो कम्युनिकेशन में बैरियर की तरह काम करेगा। यानी कि जो भी मैं आइडिया अपना देना चाहती थी वो नहीं पहुंच पाएगा। पास्ट एक्सपीरियंस भी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम आते थे, सपोज़ मेरे मार्क्स मैथ्स में कम आते हैं, तो जो भी मैं फ्यूचर में मैथ्स का टेस्ट देने जाऊंगी उसमें मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप थोड़ा ही लूज़ हो जाएगा और ज़्यादा चांसेस है कि मैं उसमें जो मेरी एक्यूरेसी है वो कम हो जाए और मेरे मार्क्स भी कम आए। यानी कि जो कम्युनिकेशन है मेरा, वो पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू ही बनता है। सपोज़ यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा घबराती हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो जो मेरा जो फ्यूचर पब्लिक स्पीकिंग का वो होगा उसमें भी गड़बड़ होगी। कोई भी चीज़ मैं पब्लिक स्पीकिंग करूँगी तो फीलिंग्स जैसा भी मैं उस समय पे फील कर रही होंगी, हैप्पी सैड, उसका इफेक्ट मेरे कम्युनिकेशन पे तो डेफिनेटली पड़ने ही वाला है। उसके बाद आ जाता है प्रेजुडाइज यानी कि पहले से हम क्या सोच रखते हैं। सपोज एक प्रेजुडाइज होता है कि वुमेन कांट ड्राइव, यानी कि जो औरतें होती हैं वो कार या फिर कोई भी तरीके की गाड़ी नहीं चला सकती हैं। तो ये प्री कन्वीनियंट आइडिया है। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ और उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो किसी लड़की से एक्सीडेंट हो जाता है मेरे साथ, तो मैं अपने आप यही सोचूंगी कि हाँ वुमेन कांट ड्राइव, वुमेन कभी भी ड्राइव कर ही नहीं सकती, तो इन्हीं की गलती है, भले ही गलती मेरी हो। तो मेरा एक फ्लेवरफुल और अनफ्लेवरफुल अपने आप आइडिया बन जाता है उसमें, जिससे कि मेरा कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है और ये कम्युनिकेशन में बैरियर की तरह काम करता है। उसके बाद आ जाता है एनवायरनमेंट। अगर हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फियर है, एंजाइटी है, एग्रेशन है, तो हमारे पास भी वैसा ही आ जाता है और कम्युनिकेशन में इम्बैलेंस आ जाता है। उसके बाद आ जाता है कल्चर। अगर सबका कल्चर अलग अलग होगा तो कल्चर में जो साइन, सिंबल्स और लैंग्वेज में वर्ड्स होंगे वो अलग अलग मीनिंग होगा। जैसे कि इंडिया में काफ़ी सारे डायलेक्ट्स हैं हिंदी के, जैसे भोजपुरी, राजस्थानी और ऐसे कई सारे डायलेक्ट्स हैं। तो ये सारे जो डायलेक्ट्स हैं इनमें एक वर्ड के कई मीनिंग भी हो सकते हैं, कि एक वर्ड है उसका मीनिंग किसी लैंग्वेज में कुछ है और किसी लैंग्वेज में कुछ है। तो कल्चर भी जो कम्युनिकेशन में ऐसा बैरियर एक्ट करता है और ये कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को साफ और सही तरीके से दूसरे पर्सन तक पहुंचा सके। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा कैसे? इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हमको 7 C's चाहिए। तो 7 C's अभी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है क्लियर। बेसिकली हमारा मैसेज जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। कंसाइज यानी कि हमारा मैसेज जो होना चाहिए वो शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए। कॉन्क्रीट यानी कि जो भी हमने लिखा है वो क्लियर होना चाहिए और उसका डायरेक्ट फोकस हमारे मैसेज पे होना चाहिए, फालतू उसमें कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। करेक्ट यानी कि उसमें करेक्ट सेंटेंसेस, ग्रामर का यूज़ होना चाहिए ताकि उसका मीनिंग चेंज ना हो जाए। कोहेरेंट यानी कि उसमें जो भी हमने लिखा है कंटेंट वो टॉपिक के ऊपर ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। द मैसेज शुड बी स्टिक टू द टॉपिक। कंप्लीट होना चाहिए उसके बाद, यानी कि इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए जिससे उसका मीनिंग ना चेंज हो। कॉर्टेशियस जिसका मतलब वो एथिकली और पॉलिटिकली कन्वेड हो और उसमें कोई भी हिडन इंसल्ट और एग्रेशन ना हो, यानी कि उसका कोई भी डबल मीनिंग ना हो। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ करके, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन 2 तरीके के हो सकते हैं, ओरल कम्युनिकेशन या फिर रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन को हम स्पोकन कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन ओरल तरीके से होता है, स्पोकन वर्ड्स के थ्रू होता है, जब हम बोल के कम्युनिकेशन करते हैं तब होता है। ये कम्युनिकेशन हो सकता है फेस टू फेस कन्वर्जेशन में, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में। और ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस हो सकते हैं कि ये टाइम सेविंग होता है, इजीली एक्सचेंज होता है आइडियाज़ हमारा, और डायरेक्ट मेथड होता है। और इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि लेस ऑथेंटिक होता है, यानी कि इनफॉर्मल होता है। यानी कि अगर आपको किसी भी कंपनी में अपने लिए
जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना है, तो अब आप उसको जो लेटर भेजोगे कंपनी को, अपने रिज्यूमे भेजोगे, तो बोल के थोड़ी ना बताओगे, आप उसे भेजोगे ना, तो एक फॉर्मल वे है। और ये अनप्रोडक्टिव हो सकता है कभी कभार जब इसका मीनिंग दूसरे लोग ढंग से समझे ना। रिटन कम्युनिकेशन, अब रिटन कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें हम रिटन वर्ड्स का यूज़ करके अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, जैसे कि लेटर्स, सेंडिंग ईमेल्स, मेकिंग नोट्स, राइटिंग डाउन स्पीच टू कम्युनिकेट थ्रू बुक और मैगजीन्स। तो इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि ये इम्पैक्टफुल ज़्यादा होता है, इफेक्टिव ज़्यादा होता है, एक परमानेंट डॉक्यूमेंट की तरह भी यूज़ हो सकता है, आफ्टर सम टाइम भी यूज़ हो सकता है ये फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। और ये इजी टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट होता है, क्योंकि हम इसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं बाद में। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसके लिए आपको इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलेगा, जैसे बोलने में मैंने बोला फिर आपने बोल दिया, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में इतनी जल्दी हम आंसर या फिर फीडबैक नहीं मिलता। जैसे मैंने पहले किसी को लेटर लिखा तो वो मुझे रीड करेगा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे फीडबैक देगा, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में जल्दी से जल्दी हमें फीडबैक मिल जाता है। उसके बाद रिसोर्सेज की और मैन पावर की कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि जैसे पेपर की कॉस्ट, हमारी जो मेहनत होगी लिखने में उसको, उसकी जो कॉस्ट होती है वो। उसके बाद अगर आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आप जो भी लैंग्वेज में लिख रहे हो उसके ऊपर आपकी प्रॉपर कमांड होनी चाहिए। आप फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती तो मैं उसको ऊपर नीचे करके बोल सकती हूँ, लेकिन मैं लिख तो नहीं सकती उसको उस तरीके से, तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो अब जल्दी से पढ़ लेते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो विदाउट एनी वर्ड्स होता है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, तो सबसे पहले ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, और जो हमारी जो सच्ची फीलिंग्स है वो बताता है। इसकी वजह से बाद में हमारा ट्रस्ट भी बिल्ड होता है लोगों के ऊपर। उसके बाद ये एम्फेसाइज करता है, यानी कि हमारे कम्युनिकेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाता है। और ये काफ़ी स्पीड मेथड है जिससे हम बात कर सकते हैं, और ये हमें कभी कभार फर्स्ट इम्प्रेशन भी देने में हेल्प करता है, और ये लोगों को ये भी दिखाता है कि हम अच्छे से सुन रहे हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिससे हम अपनी हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज और फेयर की चीज़ों को दिखा पाते हैं लोगों के पास। अगर हम स्माइल कर रहे हैं तो हम हैप्पी हैं, और ये दिखा पाते हैं। पोस्चर का मतलब होता है पोजीशन, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस और फीलिंग्स दिखाता है। जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज, यानी कि जब हमें डाउट पूछना होता है तो हम हाथ रेस करते हैं, तो ये जेस्चर्स में काउंट होगा, और ये हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। टच भी कम्युनिकेशन है, जिससे हम बता पाते हैं कि हम कैसा फील करें किसी पर्सन के बारे में, जैसे कि शेकिंग हैंड्स फर्मली, अवॉइड टच जेस्चर इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद आ जाता है स्पेस, यानी कि जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दो लोगों में एक मिनिमम स्पेस होना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाए। आई कांटेक्ट हमारा कॉन्फिडेंस दिखाता है, और पैरा लैंग्वेज यानी कि किस तरीके से हम बोलते हैं, यानी कि टोन। तो अब पढ़ लेते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो कि इमेज और पिक्चर्स के थ्रू होता है। जितने भी साइंस है, सिंबल्स हैं, वो विजुअल कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं, जैसे कि नो हॉर्न, नो पार्किंग, मेल एंड फीमेल, ट्रैफिक लाइट्स, पॉज, नो स्मोकिंग एंड स्लिपली सरफेस। एंड जितने भी साइंस होते हैं वो विजुअल कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं राइटिंग स्किल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आने वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि रेलेवेंट नहीं है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, बट इसमें से जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो हम डिस्कस करने वाले कम्युनिकेशन के अंदर। सो स्पीच की 8 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आपको कौन कौन से होते हैं: नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का नाम, यानी कि नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। उसके बाद आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि जो वर्ड्स नाउन्स और प्रोनाउंस को हमें डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड्स, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं वो जो बताते हैं वो होते हैं वर्ब्स। एडवर्ब्स यानी कि जो वर्ब की डिस्क्रिप्शन देते हैं, जैसे कि हम अगर चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, तो वो एडवर्ब है। उसके बाद आ जाते हैं प्रेपोजिशंस, यानी कि प्रेपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन क्या है, कहाँ पर है नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स
या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि बिकॉज, एंड, और। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरजेक्शंस पे, जो कि हमारे इमोशंस को करते हैं, जैसे कि वाओ, अलास, हुर्रे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है राइटिंग स्किल्स, सेंटेंसेस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव सेंटेंसेस, पैसिव सेंटेंसेस। तो एक्टिव सेंटेंसेस यानी कि राहुल क्रिकेट खेल रहा है, और पैसिव यानी कि क्रिकेट राहुल के द्वारा खेला जा रहा है, यानी कि राहुल प्लेज क्रिकेट और क्रिकेट इज़ प्लेड बाय राहुल। तो इसका जो मोटिव है तैयार करने का, वो है कि जब भी हम किसी के बारे में बोल रहे हैं वो क्या कर रहा है, तो उस वजह से। उसके बाद जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा मतलब मेन नहीं मानते, और जो पैसिव है उसमें ऑब्जेक्ट ज़्यादा मेन होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोनाउंसिएशन बेसिस पर। तो इसमें हमें बताते हैं कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि स्पीचेस में करेक्ट वर्ड्स को एक्सप्लेन किया जा सके और लोगों को सही मतलब पता चले। और ये करेक्ट कैसे होगी, ताकि हम जब जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश को, तभी हमारी प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा करेक्ट हो पाएगी। डिफरेंट साउंड्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में वॉवल्स 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट्स 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उसके बाद डायफ्टोंग्स, अगर मैं इसको करेक्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। और ये कॉम्बिनेशंस ऑफ वॉबल्स होते हैं, लाइक ए ओ यू एन ई ए। उसके बाद आ जाते हैं ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन पे। तो जब भी हम ग्रीटिंग्स देते हैं तो दो तरीके से ग्रीटिंग्स देते हैं, जैसे कि फॉर्मल ग्रीटिंग्स और इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी कि उन लोगों को जिनको हम जानते नहीं हैं, और एल्डरली पीपल को। और इनफॉर्मल ग्रीटिंग उनको देते हैं जो कि हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, और जिनको हम जानते हैं, यानी कि जिन लोगों को हम जानते हैं, पहचानते हैं। टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स, तो अगर हम अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें अपने बारे में बेसिक थिंग्स बतानी चाहिए, जैसे कि नेम, एड्रेस, एज एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स। उसके बाद क्वेश्चंस पूछने के लिए हमारे पास WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ। एंड उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चंस टू। दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर केवल येस और नो में मिल सकता है, और ओपन एंडेड यानी कि जिसका आंसर हमें वैरायटी ऑफ आंसर्स मिल सकते हैं जिसमें। तो अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के बता रही हूँ क्लोज एंडेड का। तो क्लोज एंडेड का एक एग्जांपल है, डू यू वॉन्ट कॉफ़ी। तो डू यू वांट कॉफ़ी, तो इसका आंसर क्या होगा, येस आई वांट, या फिर नो आई डोंट वांट। तो उसका आंसर दो ही तरीके से हम ले सकते हैं। वहीं अब हम अगर ओपन एंडेड की बात करें, तो ओपन एंडेड में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके वैरायटी ऑफ आंसर्स हो, जैसे कि हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था। तो उसमें काफ़ी सारे आंसर्स आ सकते हैं, जैसे कि अच्छा था, बुरा था, डिसेंट था, ओके ओके था, बहुत अच्छा था, बहुत बुरा था। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्पीकिंग, कीप शाइनिंग। मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।